हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 2 अक्टूबर और आज की इस वीडियो में हम 2 अक्टूबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। और अब से आप लोगों के लिए दिसंबर 2019 से लेकर के अगस्त 2020 तक के सेलेक्टेड करंट अफेयर की क्विज चलाई जा रही है मॉर्निंग में सुबह 8 बजे। तो आप इस क्विज से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस ये कब मनाया गया है, यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन। तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 1 अक्टूबर को। और ये दिन मनाया क्यों जाता है? तो देखिए, सोसाइटी में यानी कि समाज में ओल्डर लोगों के कंट्रीब्यूशन को चिन्हित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि ये है अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस जो कि मनाया गया है 1 अक्टूबर को। एक होता है वरिष्ठ नागरिक दिवस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस, तो ये मनाया गया था 21 अगस्त को। अब यदि हम बात करें कि इस बार के इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन की थीम क्या थी, तो इस बार की थीम थी पेंडेमिक्स, डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हैं। यदि हम बाकी ऑप्शन को डिस्कस करें तो 28 सितंबर को मनाया गया है वर्ल्ड रेबीज डे, 29 सितंबर को मनाया गया है वर्ल्ड हार्ट डे यानी कि विश्व हृदय दिवस, और 30 सितंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रांसलेशन। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में वैक्सीन वेब पोर्टल ये किसने लॉन्च किया है? तो देखिए, हाल ही में जो प्रेजेंट टाइम में हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, इनके द्वारा आईसीएमआर के इस वैक्सीन पोर्टल को लॉन्च कर दिया गया है। और इस पोर्टल के तहत कोविड-19 मतलब कि कोविड-19 के अलावा जो भी अदर बीमारी हैं उनकी वैक्सीन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी ये मोबाइल पर मिल सकेगी। और यही है वैक्सीन वेब पोर्टल, जिसे कि लॉन्च किया गया है आईसीएमआर के द्वारा। यदि हम बात करें आईसीएमआर की, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, या इसे आप हिंदी में कह सकते हैं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, इसकी स्थापना हुई थी 1911 में। लेकिन 1911 में इसकी स्थापना आईआरएफए के रूप में की गई थी। आईसीएमआर के रूप में इसकी स्थापना की गई 1949 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में और इसके सेक्रेटरी जनरल तो ये हैं बलराम भार्गव। हाल ही में द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी असुर टेल्स फॉर किड्स ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये भी हाल ही में लिखी गई है आनंद नीलकांतन के द्वारा। तो ये है बुक और ये है इसके राइटर। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें जो कि बुक और राइटर से ही रिलेटेड है, तो कुछ समय पहले ही चेतन भगत के द्वारा एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है अरेंज्ड मर्डर। अरुंधति राय बहुत ही फेमस राइटर है, इनके द्वारा हाल ही में एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है आज़ादी। और अरुंधति रॉय से रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखेंगे, इनकी जो रचना है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसके लिए इन्हें 1997 में मैन बुकर प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है। विकास खन्ना ये कौन है? तो एक मशहूर शेफ हैं और इनके द्वारा भी हाल ही में किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड इस किताब को लिखा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का एडिशनल चार्ज ये किसे दिया गया है? तो देखिए, अभी तक एनएसजी के महानिदेशक ये थे एके सिंह यानी कि अनूप कुमार सिंह, लेकिन 30 सितंबर को ये रिटायर हो चुके हैं। और इनके रिटायरमेंट के बाद जो आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के महानिदेशक हैं एसएस देसवाल, इन्हें एनएसजी का भी एडिशनल चार्ज दे दिया गया है। एसएस देसवाल जो कि 1984 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, ये आईटीबीपी के साथ ही अब एनएसजी का भी एडिशनल चार्ज संभालेंगे। तो अब हम जान लेते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी 1986 में, हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। यदि हम बाकी के 2 ऑप्शन को डिस्कस करें तो जो के नटराजन है ये हैं आईसीजी के महानिदेशक यानी कि इंडियन कोस्टल गार्ड के महानिदेशक, जबकि जो आनंद प्रकाश माहेश्वरी है ये सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के महानिदेशक हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में विदेश मामलों की संसदीय समिति का सदस्य किसे चुना गया है?
तो ये भी हाल ही में चुनी गई हैं हरसिमरत कौर बादल जी, जो कि हमारी पूर्व फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर भी रह चुकी हैं। अब मैं इन्हें पूर्व फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आप सभी जानते हैं अभी हाल ही में जो कृषि विधेयक पास किया गया है, हालांकि ये अब कानून भी बन चुका है, तो इसका कई जगह विरोध किया गया और इसी के विरोध में पूर्व फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल जी इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और इसके बाद से मतलब कि इनके इस्तीफे के बाद जो शिरोमणि अकाली दल है, इसने एनडीए से 22 साल पुराना नाता भी तोड़ लिया था। तो इन्होंने इस्तीफा दिया। इसके बाद फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर ये बन गए नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। इन्हें एडिशनल चार्ज दे दिया गया फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री का, तो इसे आप याद रख सकते हैं। और हरसिमरत कौर बादल ये बन गई हैं विदेश मामलों की संसदीय समिति की सदस्य। अब यदि हम बात करें कि प्रेजेंट टाइम में हमारे विदेश मंत्री कौन हैं, तो ये हैं एस जयशंकर। और जो एस जयशंकर हैं ये गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला, तो ये हैं प्रेजेंट टाइम में हमारे विदेश सचिव। अशोक मलिक कौन है, तो इनकी नियुक्ति कुछ समय पहले ही विदेश मंत्रालय में पॉलिसी एडवाइजर यानी कि नीति सलाहकार के रूप में की गई है। अच्छा, विदेश मंत्रालय से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखेंगे। विदेश मंत्रालय के द्वारा एक नए प्रभाग की स्थापना की मंजूरी दी गई है। प्रभाग का नाम है नेस्ट यानी कि न्यू इमर्जिंग स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी। इस प्रभाग की स्थापना करेगा विदेश मंत्रालय। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो ये भी हाल ही में परीक्षण किया गया है ब्रह्मोस मिसाइल का। देखिए, जो ब्रह्मोस मिसाइल है, इस मिसाइल को दुनिया का सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल माना जाता है और इसका सफलतापूर्वक परीक्षण अभी हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा किया गया है ओडिशा के बालासोर जिले से। अच्छा, बालासोर से आप लोगों को कुछ याद आना चाहिए। हाल ही में एक दुर्लभ प्रजाति का पीला कछुआ ये खोजा गया है ओडिशा के बालासोर जिले में ही, और यहीं से इस ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। और ये जो मिसाइल है ये 400 किलोमीटर से अधिक का टारगेट भेज सकती है। और इसका टाइप क्या है, तो ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है डीआरडीओ ने, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष कौन है, तो ये हैं जी सतीश रेड्डी, जिनका हाल ही में कार्यकाल भी बढ़ाया गया है। अच्छा, डीआरडीओ का मोटो क्या है, तो ये है बलस्य मूलम विज्ञानम। और डीआरडीओ से आप और क्या रिलेट कर सकते हैं, तो देखिए, कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था जो डीआरडीओ है इसके द्वारा एक स्वदेशी ड्रोन डेवलप किया गया है जिसका नाम है भारत, और इसे इंडियन आर्मी को सौंप दिया गया है। और ये किसके लिए डेवलप किया गया है, तो एलओसी वाले एरिया में निगरानी रखने के लिए डीआरडीओ ने स्वदेशी भारत नाम का ड्रोन डेवलप किया है। तो इसे आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। अब यहाँ पास हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर ही रहे हैं, तो आप अदर ऑप्शन को भी रिलेट कर सकते हैं। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था अभ्यास मिसाइल के बारे में, और इस अभ्यास मिसाइल का भी सफलतापूर्वक परीक्षण डीआरडीओ के द्वारा ही किया गया है ओडिशा के ही बालासोर जिले से। यदि हम बात करें पृथ्वी 2 मिसाइल की, तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, इसका भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है डीआरडीओ के ही द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये समझौता भी हाल ही में किया गया है भारत और डेनमार्क के बीच। और किस लिए किया गया है, बौद्धिक संपदा सहयोग पर। और देखिए, इसके अलावा इंडिया के कहने पर जो डेनमार्क है ये आईएसए में शामिल होने जा रहा है। आईएसए यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि भारत की ही पहल है, तो जो डेनमार्क है ये इसमें शामिल होने जा रहा है। अब देखिए, यहाँ से आप 2 क्वेश्चन याद रखेंगे। पहला तो ये कि बौद्धिक संपदा सहयोग पर इंडिया और डेनमार्क के बीच समझौता हो रहा है। दूसरा आप ये याद रखेंगे कि हाल ही में गुजरात में जल क्षेत्र में सहयोग के लिए डेनमार्क के साथ ही समझौता किया गया है। तो दोनों चीज़ें आप याद रख सकते हैं। सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं डेनमार्क की लोकेशन ये स्थित है यूरोप महाद्वीप में। इसे आप थोड़ा जूम करके भी देख सकते हैं। डेनमार्क की कैपिटल क्या है, तो ये है कोपेनहेगन। करेंसी है डेनिश क्रोन। और इसके आसपास की यदि आप लोकेशन देखेंगे, ये आप देख सकते हैं बाल्टिक सागर, इधर है नॉर्थ सी। अब देखिए, यूरोप में ही यहाँ पास आप देख सकते हैं ब्रिटेन, ये है फ्रांस, ये है आयरलैंड।
ब्रिटेन और फ्रांस इन दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है डोवर स्ट्रेट। अब देखिए डेनमार्क से रिलेटेड आप और क्या याद रख सकते हैं, तो आप लोगों ने एक इंडेक्स याद रखना है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जो करप्शन इंडेक्स रिलीज किया जाता है, तो करप्शन इंडेक्स 2019 में टॉप पर रहा है डेनमार्क। मतलब कि डेनमार्क में सबसे कम करप्शन होता है, जबकि इसमें इंडिया रहा है 80 नंबर पर। अब देखिए यहाँ पास बात की जा रही है बौद्धिक संपदा की, तो इससे आप एक और इंडेक्स याद कर सकते हैं। फरवरी 2020 में ही रिलीज किया गया था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, यानी कि बौद्धिक संपदा सूचकांक, जिसमें कि 53 कंट्रीज को शामिल किया गया था और इस 53 कंट्रीज में इंडिया की रैंकिंग थी 40। अब देखिए यहाँ पास एमओयू की बात की जा रही है, तो आप अदर कंट्रीज को रिलेट कर सकते हैं जिसने अभी हाल ही में भारत के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। जैसे कि सबसे पहले यदि हम बात करें ईरान की, तो आप लोगों ने चाबहार परियोजना के बारे में ज़रूर सुना होगा, काफ़ी चर्चे में भी रही है। तो चाबहार परियोजना, इसके लिए भारत और ईरान के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यदि हम बात करें नेपाल की, तो देखिए दक्षिण एशिया की पहली तेल पाइपलाइन कॉरिडोर ये बिछाई गई है भारत और नेपाल के बीच। मतलब कि बिहार के मोतिहारी से लेकर के नेपाल के अमलेख खंज तक ये तेल पाइपलाइन बिछाई गई है और ये दक्षिण एशिया की पहली तेल पाइपलाइन कॉरिडोर है। यदि हम बात करें इजराइल की, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी हाल ही में भारत ने साइबर सिक्योरिटी को लेकर के इजराइल के साथ समझौता किया है। तो ये सारी चीज़ें आप कनेक्ट करके याद रखेंगे। हाल ही में किस जिले की पुलिस ने नो मास्क नो राइड अभियान की शुरुआत की है, तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है सांगली जिले के पुलिस के द्वारा। और सांगली ये महाराष्ट्र का एक जिला है। और ये सब क्यों किया जा रहा है, तो देखिए भारत के हर राज्य में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ते जा रहा है, जिसके बारे में कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो जोधपुर है, जोधपुर ये स्थित है राजस्थान में। अभी हाल ही में जोधपुर में नो मास्क नो सर्विस की शुरुआत की गई है। और अब इसी तरह से नो मास्क नो राइड, मतलब कि यदि आपने मास्क नहीं लगाया है तो आप ड्राइविंग नहीं कर सकते, इसकी शुरुआत कर दी गई है सांगली जिले के द्वारा। और ये महाराष्ट्र में है, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। यदि हम बाकी दो ऑप्शन को डिस्कस करें, तो जो सहारनपुर है ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। और इसी सहारनपुर से कुछ समय पहले ही भारत के पहले मास्क एटीएम की शुरुआत की गई है। ये है भारत का पहला मास्क एटीएम, जबकि भारत का पहला हेल्थ एटीएम, इसकी स्थापना की गई है लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन में। नेक्स्ट है, हाल ही में दक्षिण पूर्व रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है, तो इसके द्वारा चलाया गया है ऑपरेशन मेरी सहेली, यानी कि ऑपरेशन माई फ्रेंड। और इसमें यात्रा के दौरान ट्रेनों में महिला यात्री की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। मतलब कि इसमें कोई भी महिला जहां से ट्रेवल करना स्टार्ट करेगी, वहां एक लेडी ऑफिसर उसके पास आएगी और उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन लेगी। अब देखिए ये ऑपरेशन कितना वर्क करेगा ये तो आगे ही पता चलेगा, क्योंकि ऑपरेशन हो चाहे कोई भी नियम हो, ये तो लॉन्च कर दिए जाते हैं, लेकिन उस हिसाब से इसका इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। और जो भी केसेस सुनने में आते हैं भारत में अलग अलग जगहों पर, चाहे कितने भी स्ट्रिक्ट रूल बना ले सरकार, ये सभी कुछ डिपेंड करता है इंसान की मेंटेलिटी पर। जब तक उसकी मेंटेलिटी सही नहीं है, चाहे सरकार कोई भी योजना निकाल ले, चाहे पुलिस कितनी भी स्ट्रिक्ट हो जाए, ये सारी घटनाएं सुनने में आती रहेंगी। इसलिए व्यक्ति को पहले अपनी मानसिकता ही सुधारनी चाहिए, तभी ये सारी घटनाएं भारत में रुक सकेंगी। तो एक पहल है जो कि दक्षिण पूर्व रेलवे के द्वारा स्टार्ट किया गया है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, जिसका नाम है ऑपरेशन मेरी सहेली। अब देखिए ऑप्शन में लिखे, यदि हम अदर ऑपरेशंस को डिस्कस करें जो कि करंट से रिलेटेड है, तो आप लोगों ने ऑपरेशन संकल्प के बारे में ज़रूर सुना होगा। ये रिलेटेड है फारस की खाड़ी से। फारस की खाड़ी की लोकेशन वर्ल्ड मैप में मैंने आप लोगों को बता भी दी है, ये ओमान के आसपास है। तो देखिए फारस की खाड़ी में जहाज़ों को निकालने के लिए ये चलाया गया था ऑपरेशन संकल्प। अब यदि हम बात करें ऑपरेशन संजीवनी की, तो ये रिलेटेड है मालदीव से। भारत ने मालदीव को मेडिकल सेवाएं पहुंचाने के लिए ऑपरेशन संजीवनी इसकी शुरुआत की थी। यदि हम बात करें ऑपरेशन वनीला की, तो आप लोगों ने ये ज़रूर सुना होगा कि कुछ समय पहले ही मेडागास्कर में चक्रवात आया था और इस चक्रवात में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए भारत के द्वारा शुरू किया गया था ऑपरेशन वनीला। ये स्टार्ट किया गया था इंडियन नेवी के द्वारा और इसमें INS एरावत को भेजा गया था। ये एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है,
कि किस आईएनएस को भेजा गया था? ये भेजा गया था आईएनएस ऐरावत को ऑपरेशन वनीला के अंतर्गत। नेक्स्ट है, हाल ही में बंगाल पियरलेस हाउसिंग के ब्रांड एम्बेसडर ये कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं सौरव गांगुली। पियरलेस यानी कि ये कोलकाता स्थित एक रियल एस्टेट डेवलपर है और अभी हाल ही में बंगाल डेवलपिंग कंपनी लिमिटेड ने सौरव गांगुली को पियरलेस हाउसिंग का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। यदि हम बात करें सौरव गांगुली की, तो ये बीसीसीआई के 39वें क्रम के अध्यक्ष हैं और जो नेक्स्ट ईयर टोक्यो ओलंपिक होंगे इसमें भारत की तरफ से ये गुडविल एम्बेसडर भी बनाए गए हैं। इनसे रिलेटेड एक और ब्रांड है, कुछ समय पहले ही इन्हें जिंदल साउथ वेस्ट सीमेंट इसका भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मतलब कि सौरव गांगुली और सुनील छेत्री इन दोनों को ही बनाया गया है जिंदल साउथ वेस्ट सीमेंट का ब्रांड एम्बेसडर, जबकि जो ऋषभ पंत है ये बनाए गए हैं जिंदल साउथ वेस्ट स्टील के ब्रांड एम्बेसडर। यदि हम बात करें विराट कोहली की, तो ये कुछ समय पहले ही ग्रेट लर्निंग जो कि एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, जबकि जो सचिन तेंदुलकर जी हैं इन्हें कुछ समय पहले ही पेटीएम फर्स्ट गेम्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। प्रीवियस डे के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे 2020 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी संकट में दुनिया के लिए शब्दों को खोजना। कल मैंने आप लोगों को इसकी इंग्लिश थीम बताई थी, फाइंडिंग द वर्ड फॉर द वर्ल्ड इन क्राइसिस। ट्राई के अध्यक्ष कौन बने हैं? यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया अध्यक्ष बनाए गए हैं पीडी वाघेला। इन्होंने स्थान लिया है आरएस शर्मा का। ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? तो लगातार 9वीं बार पहले स्थान पर है मुकेश अंबानी, दूसरे स्थान पर हिंदुजा ब्रदर्स, तीसरे स्थान पर शिव नाडार, चौथे स्थान पर हैं गौतम अडानी। एसडीजी ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये सम्मानित किए गए हैं सोनू सूद। और सोनू सूद इन्हें भी हाल ही में एसर इंडिया का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। विकास खन्ना, तो इन्हें अक्टूबर 2020 में ही सम्मानित किया जाएगा एशिया गेम चेंजर अवार्ड से, क्योंकि कोरोना महामारी के बीच इन्होंने फीड इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से हजारों लाखों लोगों को खाना खिलाया था। शांतनु नारायण ये है एडोब के सीईओ। आनंद महिंद्रा ये है महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन और इन दोनों को ही सम्मानित किया गया है ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 से। फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसके अध्यक्ष और गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन तो ये भी हाल ही में बनाए गए हैं शेखर कपूर। जो आयुष्मान खुराना है ये बजाज आलियंस और अर्बन क्रूजर के ब्रांड एम्बेसडर हैं। परेश रावल ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष बनाए गए हैं, जबकि जो अमिताभ बच्चन हैं अमेजॉन के एलेक्सा को आवाज़ देने वाले ये पहले इंडियन सेलिब्रिटी बन गए हैं। कल मैंने आप लोगों से पूछा था नेशनल आइडेंटिटी स्कीम में फेशियल वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करने वाला पहला देश, तो ये बना है सिंगापुर। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है मोक्टर राउन ये किस देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो एक लाइक कीजिए, साथ ही एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।